गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स के लिए आज हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज गैल्वेनोमीटर। क्लियर? देखिएगा, ये जो टॉपिक है ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसमें ऐसा कुछ समझाने का है नहीं, ठीक है? इसलिए हम इसको आज नोट से ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक है बच्चों? आपने एमीटर के बारे में पढ़ा होगा कि एमीटर होता है एक डिवाइस जो किसी भी सर्किट के अंदर करंट को मेजर करने के काम आता है। क्लियर? एक होता है वोल्टमीटर जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। क्लियर? तो देखिएगा, जो गैल्वेनोमीटर है अगर हम उसकी बात करें तो ये क्या होता है, एक गैल्वेनोमीटर एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल यानी इसका मीन क्या हुआ कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ये इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक बिहेव पर वर्क करता है। इलेक्ट्रो मैग्नेटिकल, ठीक है ना? इट यूज फॉर डिटेक्टिंग एंड द मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, यानी ये जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या काम आता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के, ठीक है ना, और उसको डिटेक्ट करने के लिए। डिटेक्ट का मीन्स यहाँ पर क्या है, उसकी डायरेक्शन। देखो, हम एमीटर का यूज करके भी करंट को मेजर कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि जो एमीटर है वो करंट की डायरेक्शन को कंसीडर नहीं कर पाता है। इसलिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करके करंट की डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड दोनों को मेजर कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिएगा, एक गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड एंड कन्वर्टेड टू मेक एमीटर एंड वोल्टमीटर, ठीक है ना, विच आर यूज्ड टू मेजर करंट एंड वोल्टेज रेस्पेक्टली। यानी एक गैल्वेनोमीटर है उसको हम कन्वर्ट करके, ये आपका टॉपिक भी है कि गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे और गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है? तो किसी भी गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करके हम करंट और वोल्टेज को भी मेजर कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिएगा, इफ़ द करंट कैरिंग कोइल इज कैप्ड इन एनी मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर कोई भी करंट कैरिंग कोइल है, जैसे कल हमने पढ़ा था लूप, अगर जो सिंगल वायर होता है बच्चों, जैसे इस तरह का, इसको हम क्या बोल देते हैं, लूप बोल देते हैं। अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाते हैं, मैनी नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, कोइल बोल देते हैं, ठीक है? तो क्या कह रहा है कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कोइल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है, टॉर्क लगता है, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है? और उस टॉर्क की वजह से क्या होता है, वो जो कोइल है वो रोटेट करती है, और जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक करंट के। कल वाला जो फॉर्मूला था ना, टाउ इक्वल टू NIAB, यानी ए क्या है, उस कोइल का एरिया, ये कांस्टेंट हो गया, बी मैग्नेटिक फील्ड भी हमने यूनिफॉर्म लिया था, वो भी कांस्टेंट हो गया, एन नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट है, तो यानी जो टाउ है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, आई के। यानी जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे तो जो कोइल है उसका डिफ्लेक्शन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। क्लियर? और यही क्या होता है किसी भी गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्टली एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, यानी व्हेन एनी करंट कैरिंग कोइल केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क, ठीक है, ड्यू टू विच इट रोटेट एंड टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। क्लियर? अब देखिएगा, अगर हम बात करें गैल्वेनोमीटर की, तो बच्चों गैल्वेनोमीटर है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है ना? एक कौन सा, मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर, दूसरा होता है मूविंग मैग्नेटिक गैल्वेनोमीटर।
तो आपके जो सिलेबस में है वो कौन सा है, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। देखो मूविंग कोयल यानी इसके अंदर एक कोयल होती है, वो क्या करती है, मूव करती है। अभी डायग्राम से हम समझाएंगे, इसलिए इसका नाम क्या है, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। और मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर में भी एक तो होता है सस्पेंडेड कोयल, यानी उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कोयल सस्पेंडेड होती है, फ्रीली सस्पेंडेड होती है, लटकी हुई होती है, ठीक है। एक होता है पोविटेड, ठीक है। तो आपके वाला कौन सा है, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर में सस्पेंडेड कोयल का टॉपिक है आपके सिलेबस में। तो देखिएगा आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। दैट इज सस्पेंडेड या फिर मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। क्लियर। तो देखिएगा जो टॉपिक है सस्पेंडेड कोयल गैल्वेनोमीटर या मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। क्लियर। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं हम पहले कि इन दिस ए रेक्टेंगुलर कोयल इज शोन ऑन विच ए इंसुलेट कॉपर वायर आर द वाउंडेड। यानी क्या होता है कि एक ये कोयल होती है, ठीक है ना, ये दिख रही है, ये कोयल होती है, इसके ऊपर क्या होता है, कॉपर वायर इस तरह से वाउंडेड होते हैं, यानी कॉपर वायर लपटे हुए होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और ये सस्पेंडेड होती है, ठीक है। दिस कोयल इज सस्पेंडेड बाई थिन वायर ऑफ फॉस्फोरस ब्रॉन्ज विच इज द कनेक्टेड टू ए मिरर, ठीक है ना। और ये जो कोयल है ये किससे लटकी हुई होती है, एक थिन वायर होता है, ठीक है ना, किसका, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर होता है ये, ठीक है। और उसके साथ एक बीच में क्या लगा होता है, मिरर लगा होता है। क्लियर। डिफ्लेक्शन ऑफ दिस मिरर इज मेजर्ड बाय द लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट। तो देखिएगा जब ये कोयल मूव करती है यानी इस कोयल के ऊपर टॉर्क जनरेट होता है, उससे क्या होता है, ये जो मिरर है ये भी मूव करता है, तो इसका जो डिफ्लेक्शन है हम लैंप और स्केल से मेजर करते हैं। वो कैसे, अब आगे देखते हैं। तो देखिएगा दिस कोयल इज सिचुएटेड इन बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स एन एंड एस ऑफ हॉर्स शू शेप। यानी ये जो कोयल है, ये वाली जो कोयल है, ये दो हॉर्स शू शेप मैग्नेट के पोल के बीच में रखी होती है, ये वाला एन पोल और ये वाला एस। यानी इस तरह के ये सर्कुलर है, यानी कर्व फेस के होते हैं, ये एन और ये एस, स्ट्रेट नहीं होते ये, ठीक है ना, कैसे होते हैं, घुमावदार होते हैं, ठीक है। इसका कारण क्या है, इसके बारे में बात करेंगे हम आगे, ठीक है। इन जस्ट सेंटर ऑफ कोयल देयर इज ए सिलेंड्रिकल कोर फेरोमैग्नेटिक रोड ऑफ सॉफ्ट आयरन विच डज नॉट टच कोयल एनीवेयर। और यहाँ पर क्या होती है, बीच में एक फेरोमैग्नेटिक यानी एक सॉफ्ट आयरन का बना हुआ क्या होता है, एक कोर होता है, ठीक है ना। कोर मतलब आयरन का कोई पीस होता है जो भी क्या होता है इस कोयल के साथ होता है, लेकिन इस कोयल को वो कहीं पर भी टच नहीं करता है। ये बाहर कोयल होगी और इसके अंदर क्या होता है कि कोर लगा होता है। क्लियर। तो यहाँ पे समझ गए आप कि डायग्राम की बात करें तो एक क्या होता है, कोयल होती है, वो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर से सस्पेंड होती है, लटकी हुई होती है, और एक मिरर लगा होता है उसमें, ठीक है। दो हॉर्सशू शेप मैग्नेट होते हैं, ठीक है ना, यानी ये राउंड शेप में मैग्नेट होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, एक स्प्रिंग लगी होती है नीचे, स्प्रिंग एस जिसको हम T2 देंगे, और ऊपर जो स्प्रिंग है स्क्रू के साथ, इसको हम क्या बोलेंगे, T1 बोलेंगे। क्लियर। अब देखिएगा अगर हम बात करें प्रिंसिपल की कि गैल्वेनोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है, तो बच्चों देखिएगा हमने फर्स्ट पेज में भी पढ़ चुके हैं गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, लेकिन वापस से रिपीट कर देते हैं। आपको उस वाले को नहीं लिखना है, इसको लिख लेना कि when current flow in galvanometer, then if current carrying coil is placed between magnetic field, it experience a torque। यानी अगर किसी भी करंट कैरिंग कोयल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, टॉर्क लगता है, ठीक है ना। दिस टॉर्क इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और ये जो टॉर्क है वो कैसा होता है, डिफ्लेक्टिंग का नेचर का होता है, यानी वो रोटेट करती है, कोयल क्या करती है, रोटेट। क्लियर। हैंस डिफ्लेक्सिंग टॉर्क एक्ट ऑन द कोयल, वो कितनी हो जाएगी, टॉर्क डिफ्लेक्शन के लिए हमने एक फॉर्मूला ये कंसीडर कर चुके हैं, कल हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था। क्लियर। तो यहाँ से अगर जो थीटा है
जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों, मतलब जो हमने जो मैग्नेट यूज की थी वो इस तरह की यूज की थी, हॉर्स शू शेप मैग्नेट, तो उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट ना होके कैसी होती हैं, रेडियल होती हैं। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती हैं, रेडियल, यानी डायगोनली ट्रांसफर होती हैं। क्लियर। तो उस केस में थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी यहाँ से क्या हो गया, तो डिफ्लेक्टिंग कितना हो गया, NIAB। क्लियर। ड्यू टू डिफ्लेक्शन torque act on the coil is twist a produce in the phosphor bronze wire and spring due to this restoring torque is acting on the coil. This restoring torque is directly proportional to the deflection angle. यानी क्या होता है कि जैसे ही इस कोयल के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, सॉरी जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इसके ऊपर क्या लगता है कि टॉर्क जनरेट होता है। उस टॉर्क की वजह से क्या होता है, ये रोटेट करती है, यानी इसके ऊपर बल लगता है। इसके रोटेशन से क्या होता है, ये जो ब्रॉन्ज वायर है इसके ऊपर बल लगता है। ठीक है ना। जब इस ब्रॉन्ज वायर के ऊपर बल लगेगा तो ये मिरर भी क्या होगा, हिलेगा, जिसको हम क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन को कंसीडर करते हैं। ठीक है। तो दिस रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन एंगल। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, सॉरी रिस्टोरिंग टॉर्क है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डिफ्लेक्शन एंगल। डिफ्लेक्शन एंगल क्या है कि जो मिरर है उसके ऊपर जो लाइट डालेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होकर किसी स्केल पर इंसिडेंट होगी, लेकिन जैसे ही हम कोयल के अंदर करंट फ्लो कराएंगे तो वो क्या होगा, अपने टॉर्क जनरेट होने से वो डिफ्लेक्ट होगा, जिससे क्या होता है, स्केल के ऊपर भी रीडिंग चेंज हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ से जो टो है रिस्टोरिंग, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, फाई के। ठीक है। और यहाँ से अगर प्रोपोर्शनल सिंबल हटते हैं तो ये कांस्टेंट आ जाता है C। ठीक है ना। तो जो डिफ्लेक्शन है वो किसके बराबर हो जाएगा, रिस्टोरिंग के। ठीक है। तो इस केस में हम NIAB को किसके बराबर लिख सकते हैं, CB के। और यहाँ से I बराबर कितना हो जाएगा, C फाई अपॉन NAB। CNAB तो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि CB फिक्स होता है, NA और B ये भी क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पर जो I है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, फाई के। I किसके प्रोपोर्शनल है, फाई, क्योंकि G क्या है, कांस्टेंट है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि जो I है वो किसके प्रोपोर्शनल है, फाई के। यानी अगर हम कोयल के अंदर ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे, ठीक है ना, तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर लेस करंट फ्लो कराएंगे तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, लेस होगा। यानी जो सस्पेंडेड कोयल है उसका जो डिफ्लेक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है, उस कोयल के अंदर फ्लो होने वाले करंट पर। क्लियर। अब देखिएगा, तो यहाँ से अगर हम बात करें G की, तो G कितना हो जाएगा, C अपॉन NAB, या फिर 1 अपॉन G कितना हो जाएगा, NAB अपॉन C। क्लियर। यानी 1 अपॉन G इक्वल टू फाई अपॉन I। यहाँ पे G क्या है, कांस्टेंट होता है। ठीक है। और 1 अपॉन G इक्वल टू फाई अपॉन I, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ करंट। क्लियर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका करंट सेंसिटिविटी। क्लियर। अब देखिएगा करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। यानी पर यूनिट करंट, यानी 1 एम्पियर करंट बढ़ाने पर कोयल के अंदर कितना डिफ्लेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, उसकी सेंसिटिविटी कहलाती है। ठीक है ना। तो समझिए कि डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट, यानी किसी भी गैल्वेनोमीटर के अंदर अगर पर यूनिट करंट को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाता है। जितना डिफ्लेक्शन चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सेंसिटिविटी बोलते हैं। ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, SI, यानी करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन अपॉन करंट। अब देखिएगा डिफ्लेक्शन को किससे लिखते हैं हम, फाई से, और करंट कितना हो गया, I, और ये किसके बराबर होता है, 1 अपॉन G के, और ये 1 अपॉन G किसके बराबर होता है, NAB अपॉन C के। तो ये क्या होती है, सेंसिटिविटी ऑफ करंट। क्लियर। अगर देखिए यूनिट की बात करें, देखो फाई क्या होता है, एंगल होता है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन।
और आई क्या होता है, करंट होता है, तो करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, तो इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर एम्पियर, ठीक है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर इनवर्स भी बोल सकते हैं। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, m0, l0, t0 और a1, क्योंकि एंगल की तो कोई डायमेंशन नहीं होती है। क्लियर। अब देखिएगा, सेंसिटिविटी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ n, b एंड a। आपको पता है, देखिएगा यहाँ से जो सेंसिटिविटी है यानी एस आई है वो किसके बराबर है, एन ए बी अपॉन सी, यहाँ से, ठीक है। यानी अगर हम n की वैल्यू को इंक्रीज करें या a की वैल्यू को इंक्रीज करें या b की वैल्यू को इंक्रीज करें, तब भी क्या होगा, उसकी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम c की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। वी कैन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ c बाय यूजिंग द फॉस्फोरस ब्रोंज सस्पेंशन वायर। अब देखिएगा, हम ये जो वायर है वो हमने फास्फोरस ब्रोंज का क्यों लिया है, क्योंकि फास्फोरस ब्रोंज के लिए जो C है वो बहुत कम होता है, इसलिए जो गैल्वेनोमीटर है उसकी करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, इन ए गैल्वेनोमीटर द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस ड्यू टू यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड द वोल्टेज सेंसिटिविटी। यानी अगर हम एक यूनिट वोल्टेज बढ़ाते हैं यानी पोटेंशियल डिफरेंस अगर पर यूनिट करते हैं तो कितना डिफ्लेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी किसके बराबर होगी, डिफ्लेक्शन अपॉन वोल्टेज। क्लियर। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी एस वी, वो एस आई था, तो यहां से क्या हो गया कि एस वी किसके बराबर हो जाएगा, फाई अपॉन वी, या फिर वी इक्वल टू कितना होता है, आई आर। हमने यहाँ पर वी अपॉन आई आर रख दिया वी की जगह, यहाँ से फाई अपॉन आई आर। अब देखो फाई अपॉन आई तो किसके बराबर होता है, करंट सेंसिटिविटी, अभी हमने लास्ट पढ़ा था, तो यहाँ से क्या हो गया, एस वी कितनी होती है, एस आई अपॉन आर, ठीक है ना। या फिर एस आई किसके बराबर होती है, एन ए बी अपॉन सी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एस वी यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी किसके बराबर हो जाएगी, फाई अपॉन आई आर या एस आई अपॉन आर या एन ए बी अपॉन आर सी। क्लियर। अब देखिएगा फिगर ऑफ मेरिट ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिगर ऑफ गैल्वेनोमीटर ऑफ ए, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। To produce unit deflection in a galvanometer require amount of current is known as the figure of a merit। देखिएगा बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि जो देखिएगा क्या है कि टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर रिक्वायर अमाउंट ऑफ करंट इज नोन एज ए फिगर ऑफ मेरिट। यानी गैल्वेनोमीटर के अंदर यूनिट डिफ्लेक्शन का यानी एक वैल्यू का डिफ्लेक्शन के लिए कितने करंट की रिक्वायरमेंट है वो क्या कहलाती है, फिगर ऑफ मेरिट। क्लियर। यानी अगर हम बात करें सेंसिटिविटी कितनी हो जाएगी, आई अपॉन फाइव, ठीक है ना। अगर फाइव की वैल्यू कितनी है, एक है यानी 1 रेडियन है, उस केस में जी किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर। क्लियर। तो जी बराबर क्या हो जाएगा, आई अपॉन फाइव, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन एस आई। यानी जो एमीटर की जो करंट की सेंसिटिविटी होती है उसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या कहलाती है, फिगर ऑफ ए मेरिट। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एमीटर। आपको पता है एमीटर क्या होता है कि एक डिवाइस होता है जो करंट को मेजर करता है, सेम एज वोल्ट गैल्वेनोमीटर, लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी मेजर करता है। अब देखिएगा एन एमीटर इज ए संटेड पोविटेड कोयल गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। ये संट क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो एक एमीटर होता है वो क्या होता है, एक संट पोविटेड कोयल गैल्वेनोमीटर होता है विच इज़ यूज टू मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट, और वो क्या काम आता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के काम आता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ए संट, ठीक है। किसकी सहायता से,
रेसिस्टेंस ऑफ ए शंट, ठीक है। द रेंज ऑफ द एमीटर डिसाइडेड, यानी जो शंट का रेसिस्टेंस होता है उसके ऊपर किसी भी एमीटर की रेंज क्या होती है, डिसाइडेड होती है, यानी उससे उसकी रेंज के बारे में पता लगता है, ठीक है। एमीटर इज ए लो रेसिस्टेंस डिवाइस, ये ध्यान रखना है कि एमीटर है वो कैसा डिवाइस होता है, लो रेसिस्टेंस, जबकि वोल्ट मीटर हाई रेसिस्टेंस डिवाइस होता है। और ये कैसे कनेक्ट होता है, हमेशा सीरीज के अंदर, और वोल्ट मीटर हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल के अंदर। क्लियर। अब देखिएगा, when a low resistance is connected in parallel to the galvanometer then this resistance known as the shunt resistance। अब देखिए शंट रेसिस्टेंस की डेफिनेशन भी कई बार एक नंबर में पूछी जाती है कि व्हाट यू मीन बाय शंट। अगर गैल्वनोमीटर के साथ एक लो रेसिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दिया जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं। क्लियर, SHUNT, समझ गए। यानी किसी भी गैल्वनोमीटर के पैरेलल में हमने क्या जोड़ दिया, एक रेसिस्टेंस जोड़ दिया, ये R, इसको हम क्या बोलते हैं, S बोलेंगे। क्यों, शंट से क्या बना है, शंट रेसिस्टेंस, ठीक है, S, तो इससे को हम क्या बोलेंगे, एमीटर। क्लियर। यानी गैल्वनोमीटर के साथ अगर हम शंट रेसिस्टेंस जोड़ देते हैं तो ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है, एमीटर बन जाता है। रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज 0, ये ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस कितना होता है, 0, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर, आइडियल चीज़ तो कोई प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। अब देखिएगा, कन्वर्जन ऑफ गैल्वनोमीटर इनटू एमीटर, यानी किसी भी गैल्वनोमीटर को हम एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये आपके टॉपिक है सिलेबस में कि गैल्वनोमीटर को एमीटर में और गैल्वनोमीटर को वोल्ट मीटर में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्लियर। तो देखिए, किसी भी गैल्वनोमीटर के साथ हमने पैरेलल में अगर कोई शंट रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। तो देखिएगा, जैसे ये कोई करंट I फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, यहाँ से I इस वाले जंक्शन से, A वाले जंक्शन से, मान लेते गैल्वनोमीटर में जो करंट गया वो कितना गया, IG, तो इधर कितना बचेगा, शंट में जो करंट बचेगा IS, I माइनस IG। क्लियर। ये क्या होगा, इधर से फ्लो होगा, ठीक है, यानी जो S है वो क्या है, शंट रेसिस्टेंस। अब देखिएगा, इस वाले लूप के अंदर हम KVL लगाते हैं, ठीक है ना, किरचॉफ वोल्टेज रूल। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हम लगा सकते हैं, तो IG इंटू जी, यानी IG किस में फ्लो हो रहा है, G के अंदर, माइनस, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि जैसे हम ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज, तो इस ये वाली जो डायरेक्शन है शंट के अंदर, ये कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन है, यानी माइनस ऑफ S शंट में, और वो कितनी है, IS की वैल्यू हम चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ से IG डॉट जी किसके बराबर हो गया, S डॉट IS, यानी गैल्वनोमीटर के अंदर यहाँ पे G एक्चुअल में क्या है, गैल्वनोमीटर का रेसिस्टेंस, यहाँ पर S क्या है, जो शंट रेसिस्टेंस है। तो अगर हम दोनों को सोल्व करें तो G अपॉन S कितना हो जाएगा, IS अपॉन IG, ठीक है ना। अगर दोनों तरफ एक ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो गया मैथमेटिकली, यानी GS अपॉन S, एलसीएम ले लिया तो इधर से भी क्या हो गया, ये। अब देखो IS प्लस IG ये किसके बराबर है, इस वाली I के बराबर है, क्योंकि इनिशियल में कितना था, I था, तो हम यहाँ से रख लेते हैं इसको I अपॉन IG। तो यहाँ से IG की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो IG कितना हो जाएगा, ISG प्लस S, यानी IG का मतलब क्या है, यहाँ पर करंट इन गैल्वनोमीटर। इस तरह से हम IG की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो S क्या है यहाँ पर, शंट रेसिस्टेंस, G क्या है, गैल्वनोमीटर का रेसिस्टेंस, प्लस S क्या है, शंट रेसिस्टेंस। क्लियर। तो ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ द गैल्वनोमीटर कैन बी मेड, ठीक है ना। इससे क्या होती है कि किसी भी गैल्वनोमीटर की रेंज को हम फिक्स कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिएगा, अगर हम इसी से बात करें तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से आपके पास इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, ये वाली, IG इंटू जी इक्वल टू S इंटू IS। तो देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट से क्या हम क्या लिख सकते हैं कि जो IG इंटू जी है वो किसके बराबर है, S डॉट IS से, ठीक है। तो यहाँ से हम S की यानी शंट रेसिस्टेंस की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये क्या होता है, किसी भी
गैल्वोमीटर को एमीटर के अंदर कन्वर्ट करना। क्लियर। अगर हम बात करें टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर के बारे में, ठीक है, तो किसी भी रेसिस्टेंस होता है एमीटर का, वो क्या होता है G इंटू एस अपॉन जी प्लस एस। यानी अगर गैल्वोमीटर, यहाँ फॉर्मूला कहाँ से आया देखो, ये गैल्वोमीटर है और ये वाला क्या है संट है, ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं पैरेलल में। तो अगर दो इनका रेसिस्टेंस G है और इसका रेसिस्टेंस कितना है S है, तो एक्चुअल में रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, या फिर 1 अपॉन जी प्लस 1 अपॉन एस निकालेंगे तो कितना आएगा आपके पास, यानी 1 अपॉन RA आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये वाला हो गया, ठीक है। और G प्लस एस ये लगभग किसके बराबर होगा, G के, क्यों, क्योंकि जो S है ये बहुत कम वैल्यू का होता है, यानी बहुत ही कम ओम की वैल्यू का होता है। तो यहाँ से जो R है वो कितना हो जाएगा जी एस अपॉन लगभग जी, यानी संट के बराबर, यानी जो एक्चुअल एमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो संट रेसिस्टेंस के लगभग इक्वल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से सो इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर इज नियरली टू द संट रेसिस्टेंस, यानी जो इफेक्टिवली होता है वो किसके बराबर, किसके नियरली होता है, संट रेसिस्टेंस के। तो देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं वोल्ट मीटर। क्लियर। यानी किसी भी गैल्वोमीटर को हम वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि वोल्ट मीटर क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आता है, ठीक है ना, किसी भी सर्किट के दो पॉइंट के बीच में। क्लियर। और इसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और इसका रेसिस्टेंस भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ये तो 6, 7, 8 क्लास की बातें हैं। अब देखिएगा अगर हम बात करें, ठीक है, किसी भी गैल्वोमीटर को, ठीक है ना, वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये वाला तो दे रखा है कि ये रेसिस्टेंस है जिसके पैरेलल में वोल्टेज जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, यानी हमेशा कैसे जोड़ा जाता है, वोल्टेज में, ठीक है। तो ये तो देख लेना, ये तो कोई समझाने की बात नहीं है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि ये सिलेबस में हटा दिया इस बार, आपको डायरेक्ट क्या दे रखा है, कन्वर्ट टू किसी भी कन्वर्ट ए गैल्वोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, ठीक है ना। अब देखिएगा जब गैल्वोमीटर को बच्चों एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है एक संट वो पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, जबकि गैल्वोमीटर को जब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक हाई रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा। कैसे, सीरीज में हाई और होगा, ये ध्यान रखना, संट लो होता है जबकि ये कैसा होगा, हाई रेसिस्टेंस होगा। क्लियर। तो देखिएगा अगर इसके बारे में बात करें हम तो यहां से देखिएगा, तो यहां से केवीएल अगर हम अप्लाई करते हैं, किरचॉफ वोल्टेज रूल, वही IG.G प्लस IG.R इक्वल टू V, सॉरी नेगेटिव ऑफ V। इस वाले लूप के अंदर देखो भाई यहाँ पे पोटेंशियल कितना है V, हम अगर ऐसे चल रहे हैं, ठीक है ना, तो इस तरह से हो गया, KVL आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से IG कितना हो गया, G, IG कॉमन ले लिया इक्वल टू V, तो IG कितना होगा, V अपॉन G प्लस R, ठीक है। अब R बराबर क्या होता है, V अपॉन I माइनस G, किस इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से, यहाँ से हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, RG प्लस G, यानी ये जो R होता है ये बहुत बड़ा होता है किसकी रेस्पेक्ट में, गैल्वोमीटर के रेसिस्टेंस की रेस्पेक्ट में, इसलिए जो वोल्ट मीटर का जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, जो रेसिस्टेंस आप पैरेलल में लगा रहे हैं, सीरीज में लगा रहे हैं बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसके साथ साथ नोट करते रहना, अगर कोई भी टॉपिक लगता है आपको कि समझ में नहीं आया है या कोई छूट रहा है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको नहीं कराया है सिलेबस के हिसाब से, नोट करते रहना, न्यूमेरिकल करना, अगर नहीं समझ में आता है न्यूमेरिकल तो आप ग्रुप के अंदर पोस्ट करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।